जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचय परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज हमारा अपना जो मॉडल पेपर साथियों 2 नंबर यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें अपने संपूर्ण 150 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। एक बार उस भाई बंधु को क्लास शेयर कर दीजिए जो पशु परिचय की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों अपने पहले क्वेश्चन की, ये आप देख सकते हैं अपने मॉडल पेपर साथियों 2 यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सभी साथी पहले पढ़ेंगे और फिर प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन है वो सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? क्या महाराणा राज सिंह के द्वारा अपने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया जाता है, या फिर अमर सिंह द्वितीय के द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन महाराणा जय सिंह के द्वारा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन महाराणा जगत सिंह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का रिपीट होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों 1615 ईस्वी की प्रथम अपने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा। अपने 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि महाराणा जगत सिंह ने साथियों मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मेवाड़ मुगल संधि ये होती कब है साथियों, तो याद रखिएगा सन तो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1615, लेकिन तारीख भी आपको पता होना चाहिए। तो नोट कीजिएगा 5 फरवरी को साथियों। कब? 5 फरवरी 1615 को साथियों अपने मेवाड़ मुगल संधि होती है, याद रखिएगा। अब देखिए यह संधि किन किन के बीच में होती है, तो अमर सिंह द्वितीय के बीच में, सॉरी अपने साथियों अमर सिंह, याद रखिएगा ये अपने मेवाड़ मुगल संधि होती है साथियों अमर सिंह प्रथम और अपने मुगल शासक जहांगीर के बीच में साथियों अपने मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। इस संधि के साथ, इस संधि की बात करें साथियों, इसके तहत क्या होता है, जो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग था साथियों इसको पुनः मेवाड़ को लौटा दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, ये यहाँ पे शर्त रखी गई थी। और इसी शर्त का साथियों उल्लंघन है वो अपने महाराणा जगत सिंह के द्वारा किया जाता है, यानी कि महाराणा जगत सिंह के द्वारा इसी बात का उल्लंघन किया जाता है। उन्होंने साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का जो कार्य साथियों वो प्रारंभ करवा देते हैं, लेकिन जो साथियों पूरा इसका मरम्मत का कार्य करवाते हैं वो अपने महाराणा राज सिंह के द्वारा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य वो पूरा करवाया जाता है। लेकिन बाद से साथियों शाहजहां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत को तोड़ने के लिए सादुल्ला खां के नेतृत्व में साथियों 30,000 सैनिक भेजे जाते हैं। तो ये सारी की सारी स्टोरी है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर सकेंगे। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आ गया होगा। आपको साथियों तारीख याद रखनी है, कब होती है साथियों अपने मेवाड़ मुगल संधि? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। और यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए जो भी भाई बंधु अपने पशु परिचय की तैयारी कर रहा है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला है जिसमें लगभग 1800 सिक्के उपलब्ध थे? क्या बयाना भरतपुर से, या फिर कालीबंगा हनुमानगढ़ से, निवाई टोंक से, या फिर सुजानगढ़ चूरू से? जल्दी से यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। आपको बताना साथियों राजस्थान के कौन से स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला है जिसमें लगभग 1800 सिक्के उपलब्ध हुए हैं? तो याद रखिए साथियों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो एक बार समझने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि बयाना भरतपुर से साथियों अपने 1800 सिक्कों का एक ढेर मिला है। गुप्तकालीन यहाँ पे सिक्के हैं। देखिए राजस्थान के नागलछेल गांव से साथियों, यानी कि बयाना भरतपुर के अंदर गांव है साथियों, यहाँ पे साथियों अपने गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला है जिसमें 1800 सिक्के उपलब्ध है। याद रखिएगा यहाँ पे अपने आपको संख्या याद रखनी साथियों, 1800 सिक्के मिले हैं इस ढेर में साथियों। सबसे अधिक अगर बात करें सिक्के किसके रहे तो अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथियों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के साथियों यहाँ पे सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और साथियों वर्ष 1962 में बेड टोंक से साथियों अपने राजस्थान पुरातत्व विभाग को साथियों अपने 6 गुप्तकालीन मुद्राएं मिली थी, और प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं साथियों गुप्तकालीन सिक्कों की विविधता को प्रकट करता है। तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से यहाँ पे एक बार 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिंगोली का युद्ध आपको बताना साथियों किन किन के मध्य होता है? क्या रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है, या फिर राणा हमीर और अपने अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य, या फिर महाराणा मोकल और फिरोज शाह तुगलक के मध्य? जल्दी से सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। सिंगोली का जो युद्ध है साथियों अपने किन किन के मध्य होता है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
सभी साथियों को क्लास के अंत तक बने रहना। साथियों इस क्लास में अपन लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने जा रहे हैं अपने मॉडल पेपर अपने पशु परीक्षर का। तो सभी साथी 150 क्वेश्चन जब तक पूरे ना हो जाएं क्लास में बने रहेंगे, क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी शानदार क्लासों के लिए। अपनी डेली क्लास होती है साथियों अपने पशु परीक्षर के मॉडल पेपर को लेकर, तो रोजाना क्लासों से जुड़िए और आप एग्जाम में बेहतर निश्चित रूप से कर सकेंगे। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो ये अपने साथियों सिंगोली का जो युद्ध है अपने हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाता है, राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य साथियों अपने सिंगोली का युद्ध होता है। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे कौन जीतता है और कौन किसकी हार होती है इस युद्ध में, तो याद रखिएगा साथियों अपने जो राणा हमीर है ये तो युद्ध में विजय होते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक साथियों ये अपने युद्ध में हार जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए राणा हमीर से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राणा हमीर को साथियों अपने मेवाड़ का उदारक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे मेवाड़ का उदारक पूछ लिया जाए कि बताइए मेवाड़ का उदारक है वो किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का उदारक साथियों राणा हमीर को कहा जाता है। और कुंभलगढ़ शिलालेख में साथियों इन्हें अपने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे विषम घाटी पंचानन पूछ लिया जाए तो अपने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया अपने कुंभलगढ़ शिलालेख में। और राणा हमीर के द्वारा साथियों अपने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया जाता है। किसका मंदिर साथियों, अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी इनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको इसी क्वेश्चन के साथ में ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन दोवकी, 2 परतों वाले दस्तावेज दोवकी के नाम से जाने जाते हैं। और बी नंबर ऑप्शन अखबारात के ये हिसाब से संबंधित बहिया हैं। 3 नंबर ऑप्शन खरीदा पत्र जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। और 4 नंबर ऑप्शन जमाबंदी, ये पत्र राजस्व से संबंधित थे। आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन ए बी सी डी में यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए अगर बात करें साथियों अखबारात की बात करें तो ये साथियों अपने मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों का एक संग्रह है। तो यानी कि यहाँ पे आपसे हिसाब से संबंधित बहियाँ दे रखी है, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि जो अखबारात है साथियों ये हिसाब से संबंधित बहियाँ न होकर साथियों ये अपने मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का साथियों एक संग्रह हुआ करता था। तो याद रखिएगा दैनिक समाचारों का संग्रह क्या कहलाता है साथियों, अखबारात कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। और ये अपने साथियों जमाबंदी, खरीदा और दोवर की ये सही है, याद रखिएगा। अखबारात अपने मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का एक संग्रह होता है। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। आपको साथियों उस सभ्यता स्थल का नाम बताना है जहाँ पर साथियों हाथ से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। क्या बालाथल से या फिर रंग महल से, गणेश्वर से या फिर ईसवाल से, जल्दी से राइट आंसर बताइए सभी साथी यहाँ पे कौन सा होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। अगर आप प्रयास करेंगे साथियों तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे अपने पशु परीक्षर के एग्जाम में। तो प्रत्येक विद्यार्थी से निवेदन है कृपया करके आप प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलें, ताकि आपको भी साथियों आपकी तैयारी का बेहतर नॉलेज आपको भी पता लगेगा कि हाँ भाई हमारी तैयारी है वो इस लेवल की चल रही है और मैं अपने एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। पूछा गया साथियों यहाँ पे कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से हाथ से बना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा अपना जो साथियों बालाथल सभ्यता स्थल है यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका उत्खनन की बात करें साथियों तो बालाथल की उत्खनन है वो अपने 1993 में साथियों प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा इसके निर्देशन के द्वारा अपने यहाँ पे बालाथल की अपने
उत्खनन होता है और उत्खनन के दौरान साथियों मिट्टी से बनी सांड बैल की आकृति यहाँ से मिलती है। तांबे के सिक्के भी मिलते हैं और 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ अपने कपड़े का एक टुकड़ा भी यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ साथियों आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, इस सभ्यता स्थल से साथियों लोहा गलाने की जो भट्टियाँ होती है साथियों, लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है। कितनी भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए साथियों? 5 भट्टियों के, लोहे गलाने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं बालाथल से। याद रखिएगा, यहाँ पे साथियों सांड के बैल की आकृति मिली है और तांबे के सिक्के भी यहीं से मिला है और हाथ से बुना हुआ कपड़ा वो भी साथियों अपने बालाथल से मिलता है। तो नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को हल करेंगे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ साथियों आपको युद्धों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको वर्ष दिए हुए हैं। आपको मिलान करके और इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट बैठता है जल्दी से बताइए। एक तरफ खानवा का युद्ध है, आपको बताना है कब होता है, और दूसरी तरफ खातौली का युद्ध है, फिर अपने साथियों बाडी का युद्ध है, फिर अपने गागरोन का युद्ध। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है साथियों, लेकिन आपको सोच समझकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सुमेलित करके युद्ध कौन सा युद्ध है, वो कब होता है? खानवा का युद्ध जो कि इंपॉर्टेंट है, खातौली का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, गागरोन का युद्ध इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे एक साथ आपसे 4 युद्धों के वर्ष पूछे गए हैं। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पे राइट रहेगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, साथ साथ क्लास को शेयर करते रहेंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपने पशु परीक्षण का जो मॉडल पेपर अपने 2 नंबर का चल रहा है ये अपने कंप्लीट कर सकें। मैं आपको बता दूं, अपने पशु परीक्षण के लिए डेली मॉडल पेपर की क्लास होती है। अपने इस मॉडल पेपर की सीरीज में साथियों 10 मॉडल पेपर करेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं 10 मॉडल पेपरों में से 150 से गुणा कर लीजिए साथियों। प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 प्रश्न होंगे। तो याद रखिएगा लगभग अपने 1500 क्वेश्चन है ये अपने 10 मॉडल पेपर में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गंभीर रूप से क्लास में एक्टिव रहकर सभी साथी बने रहें। क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें खानवा के युद्ध की, तो ये साथियों अपने 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और जो खातौली का युद्ध साथियों ये अपने 1517 में होता है। और अपने जो बाडी का युद्ध है ये अपने साथियों 1518 में, और गागरोन का युद्ध 1519 में। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं इनके सामने लिख देता हूँ साथियों, यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये देखिए अपने जो 1527 में साथियों अपने खानवा का युद्ध होता है। याद रखिएगा, ए लिख दिया यानी कि खानवा का युद्ध आ गया। अब देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे खातौली के युद्ध की, तो खातौली का युद्ध साथियों 1517 में होता है, बी नंबर। फिर देखते हैं साथियों बाडी का युद्ध, ये अपने 1518 में होता है। और ये अपने साथियों 4 नंबर गागरोन का युद्ध, ये अपने साथियों 1519 में होता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे साथियों जो युद्ध है इनसे संबंधित जो वर्ष है वो आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, किस इतिहासकार ने राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहा है? क्या अबुल फजल ने, या फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, या फिर बदायूनी ने, या फिर फरिश्ता ने? जल्दी से बताइए, हस्मत वाला शासक है वो अपने किस इतिहासकार ने राव मालदेव को कहा है? या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए हस्मत वाला शासक है वो किसे कहा गया है? तो राव मालदेव को साथियों हस्मत वाला शासक कहा गया। अब आपको उस इतिहासकार का नाम बताना साथियों जिसके द्वारा यह कथन कहा जाता है राव मालदेव को हस्मत वाला शासक। तो जल्दी से बताइए, या फिर हस्मत वाला राजा। अब देखिए बात करें साथी यहाँ पे अगर राव मालदेव की बात करें तो ये अपने साथियों राव मालदेव है वो 1532 में मारवाड़ का शासक बना था। राव मालदेव के उपनाम में एक तो आता साथियों हस्मत वाला राजा, और इसे साथियों अपने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहते हैं, जो कि बदायूनी के द्वारा कहा गया। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राव मालदेव अपना राइट आंसर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आता साथियों 52 युद्धों का विजेता।
अगर आपसे 52 युद्धों का विजेता पूछ लिया जाए कि बताइए 52 युद्धों का विजेता किसे कहा गया साथियों, तो 52 युद्धों का विजेता है वो अपने राव मालदेव को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना अबुल फजल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अबुल फजल ने साथियों अपने राव मालदेव को असमत वाला राजा कहा था। बदायूनी की बात करें साथियों, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन देखिए, बदायूनी की बात करें तो बदायूनी ने यहाँ पे राव मालदेव को अपने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा था, याद रखिएगा। और फ्रीसारथी के द्वारा अपने फरिश्ता के द्वारा साथियों हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है राव मालदेव को। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और क्लास में आपका इंटरेस्ट भी बरकरार होगा। तो आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शासक ने ज्योतिषी रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नामक से टिक्का लिखी थी? क्या महाराजा जसवंत सिंह ने, या फिर महाराणा कुंभा ने, या फिर महाराजा राय सिंह ने, या फिर स्वाई जय सिंह? जल्दी से बताइए सभी साथी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा। कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताइए किस शासक ने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नाम से टिक्का लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या फिर स्वाई जय सिंह, या फिर जसवंत सिंह? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा, यानी कि महाराजा राय सिंह। जल्दी से नोट कीजिएगा, महाराजा राय सिंह यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों अपने राय सिंह की, तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। राय सिंह ने साथियों अपने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। अगर आपसे जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण पूछ लिया जाए, जूनागढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग साथियों, जो कि बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर साथियों? बीकानेर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है अपने 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य। और अपने महाराजा राय सिंह ने साथियों राय सिंह महोत्सव नामक ऐतिहासिक ग्रंथ व अपने ज्योतिषी रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी के नाम से टिक्का लिखी थी। ये नाम आपको ध्यान में रखना साथियों, कौन से ग्रंथ पर लिखी जाती है? अपने रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी के नाम से टिक्का लिखी थी अपने राय सिंह ने। अब देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को साथियों राजपुताने के करण की संज्ञा दी थी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा यहाँ पे। राजपुताने का अगर आपसे करण पूछ लिया जाए, राजपुताने का करण किसे कहा गया साथियों? अपने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। और किसने कहा साथियों? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा अपने महाराजा राय सिंह को अपने राजपुताने का करण कहा था। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इसी प्रकार साथियों अपने कंप्लीट डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे, कंप्लीट 150 क्वेश्चन तक। जल्दी से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करके बताना है कौन सा यहाँ पे राइट विकल्प रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है, सामंत राजा को भाई जी के नाम से संबोधित करते थे। या फिर अपने बी नंबर ऑप्शन देखिए, सांधि विग्रहिक का उल्लेख है वो अल्लट के सारणेश्वर लेख में मिलता है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग था, या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी साथी, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब देखिए सामंत की बात करें अगर साथियों, 1 नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं सामंत राजा को साथियों बाप जी तथा राजा सामंत को भाई जी और काका जी के नाम से संबोधित करते थे, याद रखना आपको। और अपने साथियों राजस्व विभाग की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन में राजस्व विभाग लिख रखा है। तो राजस्व विभाग का जो संबंध साथी अपने भूमि रिकॉर्ड से संबंधित होता था। किससे होता था साथियों? भूमि रिकॉर्ड से संबंधित। राजस्व विभाग अपने भूमि रिकॉर्ड से संबंधित अपने काम रखता था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटन का युद्ध आपसे पूछा गया है कब हुआ था? पाटन का युद्ध आपको बताना साथियों कब होता है? क्या 28 जुलाई 1787 को होता है, या फिर 20 जून 1790 में, या फिर 16 अप्रैल 1800 में, या फिर 27 जून 1748 में? पाटन का युद्ध आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बैठ रहा है।
जल्दी से सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पाटन का युद्ध कब होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कंप्लीट साथियों आपको मैं एक बार मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। कंप्लीट 150 के 150 क्वेश्चन है। आप देखिए ये अपने दूसरा पेज हो गया, ये अपने तीसरा पेज हो गया, 4 नंबर पेज, 5 नंबर और 6 नंबर। ये आप देख सकते हैं। लास्ट में आप देखिए यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट 150 के 150 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे साथियों इस क्लास में। तो क्लास में अंत तक सभी साथी बने रहें और एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए दोबारा से क्वेश्चन पर लौटते हैं। 2 नंबर मॉडल पेपर अपना चल रहा है साथियों। इससे पहले अपन लोगों ने 1 नंबर मॉडल पेपर को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक 1 नंबर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे पक्के। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आपसे राइट आंसर पूछा गया था। अगर बात करें साथियों पाटन के युद्ध की, तो पाटन का युद्ध साथियों 20 जून 1790 में होता है अपने मराठों और राजपूतों के मध्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जून 1790 2 नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। पाटन का युद्ध की बात करते हैं साथियों, तो पाटन का युद्ध याद रखिएगा किन किन के मध्य हुआ साथियों? मराठों और राजपूतों के मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पाटन का युद्ध है वो किन किन के मध्य होता है, तो मराठों और राजपूतों के मध्य साथियों अपने पाटन का युद्ध होता है 20 जून 1790 को। इस युद्ध में साथियों महादजी सिंधिया ने अपना सेनापति द बॉय यानी कि डी बोइन को नियुक्त किया था और द बॉय के नेतृत्व में साथियों मराठा सेना को राजपूतों के विरुद्ध निर्णायक विजय मिली थी। यानी कि अपने राजपूत है वो इस युद्ध में हार जाते हैं और मराठे हैं वो जीत जाते हैं। अब देखिए 28 जुलाई 1787 को क्या होता है साथियों? 1 नंबर ऑप्शन देखिए 28 जुलाई 1787 को सवाई प्रताप सिंह जयपुर के और महादजी सिंधिया के मध्य साथियों तुंगा का युद्ध हुआ था। अगर आपसे तुंगा का युद्ध पूछ लिया जाए कि बताइए तुंगा का युद्ध है वो कब होता है, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध होता है और 16 अप्रैल 1800 में साथियों अपने सवाई प्रताप सिंह और मराठों के मध्य साथियों मालपुरा का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा ये भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। मालपुरा का युद्ध कब होता है साथियों? तो मालपुरा का युद्ध होता है अपने 16 अप्रैल 1800 को। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपना जो हाईलाइट किया हुआ है यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है जल्दी से बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों सुमेलित कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि एक तरफ रियासतों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों 1857 की क्रांति के समय शासकों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है क्या कोटा रियासत का साथियों अपने शासक का वो तख्त सिंह था, या फिर जोधपुर रियासत का जो शासक है वो अपने 1857 की क्रांति के समय राम सिंह था, या फिर भरतपुर रियासत का जो 1857 की क्रांति के समय जो शासक है वो स्वरूप सिंह है, या फिर उदयपुर का अपने जसवंत सिंह है। 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा रहेगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे राइट रहेगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों कोटा रियासत की, 1 नंबर ऑप्शन की बात करें तो कोटा रियासत का साथियों 1857 की क्रांति के समय साथियों शासक था अपने राम सिंह। याद रखिएगा राम सिंह साथियों अपने 1857 की क्रांति के समय शासक था। और फिर बात करते हैं साथियों जोधपुर की, तो जोधपुर का जो शासक था साथियों अपने तख्त सिंह था। यहाँ इसके मैं आगे लिख देता हूँ यानी कि बी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, राम सिंह का साथियों 1 नंबर। और फिर बात करें साथियों भरतपुर की, तो भरतपुर का साथियों अपने 1857 की क्रांति के समय शासक था अपने जसवंत सिंह यानी कि 4 नंबर, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं साथियों अपने उदयपुर की, तो उदयपुर का एक बच गया अपने स्वरूप सिंह, ये अपने साथियों उदयपुर का अपने शासक था 1857 की क्रांति के समय। तो ये आप देख सकते हैं। अब मिलान करके साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। तो ये देखिए साथियों अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, ए का 2 नंबर और बी का 1 नंबर और सी का 4 नंबर और अपने 4 का साथियों 3 नंबर। तो नोट कीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का साथियों यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि कोटा रियासत का जो शासक साथियों 1857 की क्रांति के समय राम सिंह था,
जोधपुर का साथियों अपने शासक का वो तख्त सिंह था। भरतपुर का साथियों अपने जसवंत सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, और जो अलग बच के साथियों जैसे कि बीकानेर है, जैसलमेर है, झालावाड़ है, उनके भी मैं आपको बता देता हूँ। बीकानेर का साथियों शासक था सरदार सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, और झालावाड़ का साथियों अपने पृथ्वी सिंह। ये सारे के सारे शासक मैंने आपको बता दिए हैं। 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को भूप सिंह के नाम से जाना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को, या फिर अमरचंद बांठिया को, गोपाल सिंह खरवा को, या फिर विजय सिंह पथिक को? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से आएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। किस क्रांति को भूप सिंह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी विद्यार्थी को क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को साथियों बढ़ाकर 1080 पर सेट कीजिए। वीडियो की क्वालिटी को सेट कीजिएगा साथियों 1080 पर, आपको निश्चित रूप से फुल HD में साथियों क्वेश्चन दिखाई देगा। क्योंकि साथियों PDF है, PDF की क्वालिटी थोड़ी साथियों डाउन रहती है, तो आपको साथियों एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1080 पर सेट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फुल HD में दिखेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अब देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, यानी कि भूप सिंह के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था, तो याद रखिएगा अपने विजय सिंह पथिक को साथियों भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। यानी कि विजय सिंह पथिक का अपने साथियों अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं साथियों विजय सिंह पथिक की। सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों विजय सिंह पथिक की। इनका जन्म, तो जन्म ध्यान में रखिएगा साथियों, इनका जन्म होता है 1882 में। कब होता है साथियों? 1882 में गुठावली गांव में होते हैं, यानी कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है 1882 में। एवं उनकी कर्म भूमि साथी वो अपने राजस्थान थी। विजय सिंह का साथियों मूल नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका मूल नाम था साथियों भूप सिंह। क्या नाम था साथियों? इनका मूल नाम था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मूल नाम क्या था साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो अपने भूप सिंह इनका मूल नाम था। विजय सिंह पथिक की बात करें साथियों तो वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे, और संपूर्ण भारत में इन्हें साथियों किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। किसान आंदोलन का जनक, किसका जनक साथियों? किसान आंदोलन का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अपने किसान आंदोलन का जनक है साथियों अपने विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी और साथियों गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार भी किया था। अब देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। मैंने आपको एक तो बताया साथियों इनका मूल नाम, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था साथियों अपने भूप सिंह। इनका जन्म 1882 में होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनकी कर्म भूमि अपने राजस्थान थी, और किसान आंदोलन का जनक साथियों इन्हें माना जाता है विजय सिंह पथिक को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। और जो भी विद्यार्थी PDF चाहिए इस क्लास की, तो PDF के लिए मैं आपको बता दूं लगभग साथियों अपने 850 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं साथियों, तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आपको जितनी भी अपने पशु परिचर की क्लास रहेगी उन सभी की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यानी कि निःशुल्क PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के बटन को सब्सक्राइब करके, यानी कि यूट्यूब चैनल के अपने स्मार्ट क्लास अकेडमी के अपने सब्सक्राइबर बटन को आप क्लिक करके जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को पूरा कर दीजिएगा। PDF के लिए आपको तुरंत प्रभाव से आपको साथियों PDF मिल जाएगी इस क्लास की। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बोल्शेविक समझौते का संबंध आपको बताना है। क्या बेगू किसान आंदोलन से है, भरतपुर किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, या फिर अलवर किसान आंदोलन से? जल्दी से बताइए बोल्शेविक समझौते का संबंध है वो यहाँ पे कौन कौन से किसान आंदोलन से रहेगा? ABCD में से कौन सा अपना राइट आंसर है? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि लगभग अपन लोगों ने 13 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो सारे के सारे आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप बताइएगा साथियों कि हाँ क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर अपने आप कह सकते हैं बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है। आप सभी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन किस टाइप के आपको लगे, मीडियम लेवल के, कठिन है, या फिर सरल है। जल्दी से बताइए इजी हार्ड में से कौन सा यहाँ पे आपके सामने पैटर्न चल रहा है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
जल्दी से बताइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताएंगे। बोल्शेविक के समझौते का संबंध आपको बताना है कौन से किसान आंदोलन से था। देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन से अपने बोल्शेविक समझौते का संबंध है। तो एक बार नोट कीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को, और साथ साथ में क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन की। तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। बेगू किसान आंदोलन साथियों अपने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में वर्ष 1921 में भैरुकुंड नामक स्थान से शुरू किया जाता है। कब किया जाता है साथियों? 1921 में भैरुकुंड नामक स्थान से रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अपने बेगू किसान आंदोलन को शुरू किया जाता है। और विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से साथियों जून 1922 में ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को साथियों अपने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मेवाड़ के महाराणा किसानों की जांच के लिए वर्ष 1923 में ट्रेंच आयोग का गठन किया। और ट्रेंच आयोग आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो याद रखिएगा। मेवाड़ के महाराणा ने किसानों की जांच के लिए वर्ष 1923 में साथियों ट्रेंच आयोग का गठन किया था। याद रखिएगा 1923 में ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। और वर्ष 1954 में साथियों किसानों की 34 लगाने हैं वो समाप्त कर दी जाती है। कितनी लगाने साथियों? 34 लागतें हैं वो समाप्त कर दी जाती है। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी क्वेश्चनों को हल करेंगे साथियों, क्योंकि इस क्लास में अपन लोगों को 150 क्वेश्चन हल करने हैं, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? 1920 में, 18 में, 19 में, या फिर 1922 में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो अपने 1918 में की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन है वो चलाया जाता है? क्या शांतिलाल और आंदीलाल के नेतृत्व में? बी नंबर ऑप्शन श्यामलाल वर्मा व अर्जुनलाल सेठी। 3 नंबर ऑप्शन कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा के नेतृत्व में। और 4 नंबर ऑप्शन हीरालाल कोठारी व जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। आपको बताना है प्रजामंडल आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा साथियों यहाँ पे कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र द्वारा विधवाओं के वैवाहिक विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करके विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया? सर्वहित, आर्य मार्तंड, या फिर यंग राजस्थान, या फिर नवज्योति? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना 16 नंबर क्वेश्चन का साथियों 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? धौलपुर को, अलवर को, भरतपुर को, या फिर करौली को? जल्दी से बताइए मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख है वो किस रियासत के शासक को बनाया जाता है? धौलपुर रियासत के शासक को, या फिर करौली के, अलवर के, या फिर भरतपुर के? जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सभी साथी यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि जो साथियों मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो अपने धौलपुर के शासक को राज प्रमुख बनाया जाता है। अब देखिए धौलपुर का शासक उस समय कौन था साथियों? तो याद रखिएगा
उदयभान सिंह। कौन था साथियों? उदयभान सिंह को साथियों अपने प्रथम राज प्रमुख बनाया जाता है, याद रखिएगा। और बात करें साथियों यहाँ पे मत्स्य संघ की बात करें तो इसमें साथियों 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व नीमराने ठिकाने का इसमें विलय किया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था? आपको स्वामी केशवानंद का जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर होता है? रामपुरा बेरी झुंझुनू में, या फिर ददरेवा चूरू में, टहला अलवर में, या फिर मंगलूना सीकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि किस स्थान पर अपने स्वामी केशवानंद का जन्म होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे अगर स्वामी केशवानंद की, तो आपको इनका साथियों आपको बचपन का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके बचपन का नाम था साथियों बिरमा। क्या नाम था साथियों? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों बिरमा था, याद रखिएगा। और स्वामी जी ने साथियों गांधी जी से प्रभावित होकर वर्ष 1921 से 1931 तक साथियों स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और स्वामी जी ने साथियों बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए थे। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मंगलूना सीकर के अंदर साथियों स्वामी केशवानंद का जन्म होता है। और अपने साथियों इनका जन्म कब होता है, सन भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। 1883 में इनका जन्म होता है। कब होता है साथियों? 1883 के अंदर इनका जन्म होता है। ददरेवा चूरू की बात करें साथियों, तो यहाँ पे अपने गोगा जी का जन्म होता है, जो कि अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है, याद रखिएगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस महिला को राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? वसुंधरा राजे सिंधिया को, कमला बेनीवाल को, सुशीला त्रिपाठी को, या फिर प्रतिभा पाटिल को? जल्दी से बताइए राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किसे हुआ? और अपने वर्तमान में साथियों आपको सीएम बताना साथियों, राजस्थान का सीएम कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में साथ साथ 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर के साथ बताइएगा। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, ABCD में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? और अपने सीएम का राइट आंसर भी साथ साथ बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जो कमला बेनीवाल है साथियों, ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनती है। और अगर आपसे इनका जन्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इनका जन्म साथियों अपने झुंझुनू में होता है। कहाँ पर होता है साथियों? झुंझुनू की ये अपने निवासी थी, यानी कि झुंझुनू में इनका जन्म होता है। और ये साथियों अपने 1954 में, कब साथियों? 1954 में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। और वर्ष 2003 में साथियों अपने कमला बेनीवाल को राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है अपने 2003 में। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और इनका साथियों हाल ही में निधन हुआ, यानी कि 15 मई 2024 को। कब साथियों? 15 मई 2024 को साथियों इनका निधन हो गया। तो वर्तमान में चर्चा में रहने के कारण साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर सीएम की बात करें साथियों, तो राजस्थान का सीएम है वो अपने वर्तमान में भजनलाल शर्मा है। कौन है साथियों? भजनलाल शर्मा अपने राजस्थान के वर्तमान में सीएम है, याद रखिएगा। तो देखिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन थे? क्या हरिभाऊ उपाध्याय थे, या फिर ठाकुर देशराज, स्वामी गोपाल दास, या फिर मुकुट बिहारी लाल भार्गव? जल्दी से बताइए। स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक के लेखक है हरिभाऊ उपाध्याय, ठाकुर देशराज, स्वामी गोपाल दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय अपने स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक के लेखक थे। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना आपको बताना है। बड़ा इजी क्वेश्चन साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिए। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा इन 4 ऑप्शन में से? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है कौन सा रहेगा। जिस भी विद्यार्थी को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद है तो बड़े इजी तरीके से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी।
तो देखिए अगर बात करें 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य साथियों अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए बात करते हैं साथियों 22 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान की आकृति आपको बताना साथियों किस टाइप की है, विषम कोणीय बहुभुजाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय आयताकार या फिर त्रिभुजाकार, जल्दी से बताइए। इजी क्वेश्चन है। राजस्थान की आकृति है वो किस टाइप की है, 4 ऑप्शन आपके सामने। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। जल्दी से बताइए। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अपने राजस्थान की आकृति है। और इस आकृति के बारे में साथियों सर्वप्रथम अपने TH हैंडले महोदय ने बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ TH हैंडले महोदय के द्वारा अपनी इस आकृति के बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर VC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, 4 भागों में, बी नंबर ऑप्शन 5 भागों में, और अपने 3 नंबर ऑप्शन 2 भागों व 4 उपभागों में, और अपने 4 नंबर ऑप्शन 7 भागों में। आपको बताना है प्रोफेसर VC की मिश्रा की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल में साथियों राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 7 भागों में बांटा जाता है। तो नोट कीजिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन। अब देखिए कौन कौन से वो भौगोलिक प्रदेश है, तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे एक तो आता है साथियों सबसे पहला नहरी प्रदेश, फिर अपने आता है साथियों अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, फिर आता है साथियों पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, फिर 5 नंबर पर आता है चंबल बीहड़ प्रदेश, 6 नंबर पर आता है अरावली प्रदेश, और 7 नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इन 7 भागों में साथियों अपने प्रोफेसर VC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में राजस्थान को बांटा गया था भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर। देखिए बात करते हैं साथियों 24 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी स्थलाकृति है वो अपने अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, क्या लसाड़िया का पठार है, मेसा का पठार है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। जल्दी से बताइए कौन सी स्थलाकृति है वो अपने अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे मेसा के पठार की, इससे संबंधित खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसा का पठार है वो है कहाँ पर साथियों, तो ये अपने साथियों चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। और इसके ऊपर साथियों यानी कि मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेसा के पठार पर है। और उदयनाथ की पहाड़ियाँ आपको ध्यान में रखनी है साथियों, उदयनाथ की पहाड़ियाँ वो अपने अलवर में, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की 24 नंबर क्वेश्चन की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ साथियों ये अपने अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, याद रखिएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ साथियों अपने हाड़ौती के पठार के भाग की है। किसकी भाग है साथियों, हाड़ौती के पठार की भाग है, हाड़ौती पठार का भाग है साथियों अपने मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा उदयनाथ की पहाड़ियाँ वो अपने अलवर के अंदर है, और मेसा के पठार के ऊपर साथियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। तो हाईलाइट कर लेना साथियों इसको, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन है वो अपनी लूणी नदी के बारे में सत्य है। सत्य कथन का आपको चयन करना है। क्या लूणी नदी का उद्गम है वो अपने नाग पहाड़ अजमेर से होता है, या फिर लूणी नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में है, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, साबी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। तो जल्दी से यहाँ पे कोर्ट में से यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। लूणी नदी के बारे में आपको सत्य कथन का चयन करना है। 25 नंबर का अपना क्वेश्चन है।
तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की साथियों, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपने लूनी नदी का जो उद्गम है वो अपनी नागपाड़ से नहीं है। एक नंबर ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। लूनी नदी का जो अधिकांश अपवाह क्षेत्र है वो साथियों अपने राजस्थान में नहीं है, गलत हो जाएगा। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को साथियों तोरावाटी कहते हैं, यानी कि ये अपना राइट है। और साबी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, नहीं है। तो यानी कि जो 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर का साथियों 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी अपने साथियों, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है, यानी कि केवल 1 व 2 सत्य हैं, यानी कि अपने 1 और 2 यहाँ पे सत्य होंगे, बाकी के बाकी साथियों अपने गलत है, यानी कि 3 और 4 नंबर यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं साथियों लूनी नदी की। तो याद रखिएगा लूनी नदी का जो साथियों उद्गम स्थल है वो अपने नागपाड़ से होता है। इसका उद्गम लूनी नदी का साथियों अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए तो नागपाड़ से इसका उद्गम होता है साथियों, जो कि कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर साथियों, अजमेर के अंदर साथियों नागपाड़ है, जहाँ से अपने लूनी नदी का उद्गम होता है। प्रारंभिक नाम साथियों इसका सागरमती है। क्या नाम साथियों, प्रारंभिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सागरमती इसका प्रारंभिक नाम है। कुल लंबाई साथियों इसकी 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी 330 किलोमीटर है। लूनी नदी की लंबाई साथियों अपने राजस्थान में 330 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें साथियों तो अजमेर हो गया, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर व सांचौर में। और सहायक नदियां रहेगी साथियों इसकी जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, सुखड़ी, बांडी व सागी। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न युग्मों नदी व सहायक नदी में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। आपको एक तरफ नदियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सहायक नदियाँ हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना जो कि सुमेलित नहीं हो रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी राइट आंसर बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा, यानी कि चंबल काली झील। जल्दी से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। काली झील नदी साथियों अपने मोरेल नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा साथियों काली झील नदी है ये अपने साथियों किसकी सहायक नदी है, मोरेल की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की सहायक नदियों में आता है काली सिंध पर्वत, काली सिंध पार्वत, ब्राह्मणी, मेज, बनास। और बनास की सहायक नदियाँ साथियों बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, बाडी व मोरेल। और लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जोजड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, ज्वाई है, सूखड़ी है और बाडी व सागी अपने साथियों लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और बात करें साथियों यहाँ पे माही नदी की बात करें तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं ईरू, जाखम, सोम, चाप, मोरेन व अनास। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तालाब शाही झील डूंगरपुर में है, जैत सागर झील बूंदी में है, या फिर तलवाड़ा झील जोधपुर में है, बालसमंद झील पाली में है। आपको उस युग्म का चयन करना है जो कि सही सुमेलित है। जल्दी से बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे तालाब शाही झील की, एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। ये अपने साथियों डूंगरपुर के अंदर नहीं है, याद रखिएगा ये अपने साथियों धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों, धौलपुर के अंदर है अपने तालाब शाही झील। आगे देखते हैं, बात करें साथियों यहाँ पे जैत सागर झील की तो ये अपने बूंदी के अंदर है। और तलवाड़ा झील साथियों अपने जोधपुर के अंदर नहीं है, तलवाड़ा झील है ये अपने साथियों हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर साथियों, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। और बालसमंद झील की बात करें साथियों तो ये अपने बालसमंद झील जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर बालसमंद झील है। और एक झील आपको और ध्यान में रखनी है, अगर आपसे गेब सागर झील पूछ ली जाए तो गेब सागर झील साथियों डूंगरपुर के अंदर है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों 2 नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा जैत सागर झील बूंदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेंगती मृत्यु किसका पर्यावरणीय समस्या को कहते हैं। नवीनीकरण, मृदापर्दन, शहरीकरण या फिर जल प्रदूषण। रेंगती मृत्यु किस पर्यावरणीय समस्या को कहते हैं। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। जल्दी से बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे।
दो नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों मृदा अपरदन। देखिए राज्य में साथियों मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। मृदा व उसकी उर्वरता के विनाश को देखते हुए साथियों इसे मृदा की रेंगती मृत्यु कहते हैं। याद रखिएगा किस कारण कहा जाता है साथियों रेंगती मृत्यु, क्योंकि अपने उसकी उर्वरता जो साथियों विनाश हो रही है उसको देखते हुए साथियों इसे मृदा की रेंगती मृत्यु कहा गया है। और जल या फिर वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाना या फिर उड़ जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है। क्या नवीन भूरी मृदा पाई जाती है, या फिर नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा, या फिर नवीन जलोढ़ मृदा, या फिर पर्वतीय मृदा। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाए साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 31/3/2024 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कौन सा यहाँ पे राइट रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 32,921 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ली में, कोलायत में, रामदेवरा में, या फिर फलोदी में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि बताइए राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि खेजड़ली साथियों यहाँ पे राइट रहेगा। यह मेला साथियों खेजड़ली गांव अपने जोधपुर ग्रामीण में बढ़ता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। इंपॉर्टेंट तभी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों क्योंकि ये अपने विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, अपने खेजड़ली मेला। अब देखिए यह मेला साथियों अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और खेजड़ली दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा साथियों खेजड़ली दिवस है वो अपने 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 12 सितंबर को। 1730 ईस्वी में साथियों मारवाड़ राज्य की सेना के विरुद्ध अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष रक्षार्थ खेजड़ली गांव जोधपुर में ग्रामीणों में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसीलिए अपने साथियों अपने खेजड़ली अपने वृक्ष मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है 12 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बीकानेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। क्या 59.50 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर, या फिर 110 सेंटीमीटर, या फिर 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा आपको बतानी साथियों कितनी सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान में रखिएगा साथियों। अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं अपने 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया देखिए निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको सिंचाई परियोजनाओं के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों जिले दिए हैं। तो देखिए सोम कागदार उदयपुर, तकली सवाई माधोपुर, पीपलाद झालावाड़ और पांचना करौली। जल्दी से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। जो भी विद्यार्थी क्लास में नया जुड़ा है एक बार क्लास को शेयर करके आए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि साथियों अपने लगभग 150 सब्सक्राइबर बाकी बचे हैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। तो आप हमें साथियों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा तकली सवाई माधोपुर।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जवाहर सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? क्या चंबल नदी पर है, परवन नदी पर है, काली सिंध नदी पर है या फिर माही नदी पर है? जल्दी से बताइए, जवाहर सागर बांध आपको बताना है कौन सी नदी पर है? चंबल, माही, परवन, काली सिंध। 35 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि साथियों चंबल नदी के ऊपर जवाहर सागर बांध है। अब देखिए, बात करें साथियों जवाहर सागर बांध की, तो ये अपने साथियों बोरावास कोटा में चंबल नदी के ऊपर है। यह साथियों एक पिकअप बांध है। यह बांध 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है और यहाँ पे कुल विद्युत का उत्पादन साथियों 99 मेगावाट यानी कि 33 मेगावाट के 3 यहाँ पे बिजली विद्युत उत्पादक संयंत्र लगे हुए हैं। आगे देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भरतपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है या फिर नागौर है? आपको सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जयपुर में साथियों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला होगा। आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से या फिर आप कह सकते हैं कौन सा कथन है वो यहाँ पे सत्य है? राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.1% है। भारत में साक्षरता की दृष्टि है वो राज्य का स्थान 30वां है और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अजमेर है। इन कूट में से यानी कि 4 ऑप्शन में से जल्दी से राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, केवल एक सही, यानी कि राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.1% है। अब देखिए, अगर बात करें साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए तो अपना कोटा रहेगा और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला याद रखना जालोर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थल का सागवन आपको बताना साथियों किसे कहते हैं? रोहिड़े को, खेजड़ी को, सालर को या फिर अर्जुन को? मरुस्थल का सागवन बताइए किसे कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक विद्यार्थी को राइट आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि रोहिड़े को मरुस्थल का सागवन कहा जाता है। इसे साथियों अपने मरुशोभा भी कहा जाता है, मरुटीक भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टिकोमेला अंडुलेटा इसे साथियों वास्तविक नाम के रूप में जाना जाता है और राज्य पुष्प का दर्जा दिया जाता है साथियों इसे 31 अक्टूबर 1983 को, और इसका विस्तार अपने पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहते हुए विद्यार्थी नोट भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कब होती है? 2002 में या फिर 1954 में, 2012 में या फिर 2006 में? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए, अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 2012 में साथियों राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत होती है। अगर तारीख की बात करें साथियों तो 12 सितंबर, याद रखिएगा 12 सितंबर 2012 को अपने ग्रामीण रोडवेज बस की शुरुआत होती है। यह बस साथियों उदयपुर से आगरा के मध्य चलाई गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर से अपने आगरा के मध्य यह बस चलाई जाती है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई? 1991 में, 1994 में, 2004 में या फिर 2000 में? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा, यानी कि 1994 में साथियों राज्य में प्रथम सड़क नीति घोषित की जाती है और स्वतंत्र सड़क नीति लाने वाला राजस्थान है वो साथियों देश का प्रथम राज्य है और उद्देश्य था इसका साथियों निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वह लोक देवता जो अपनी धर्म बहिन कुकी गुजरी की गायों को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे? मल्लीनाथ जी हैं, तेजा जी है, मेहाजी मंगलिया है या फिर अपने बाबू जी? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का।
बाबूजी को साथियों ध्यान में रखना है, ऊँटों के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। और साथियों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय साथियों अपने बाबूजी को जाता है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मेहयाजी मांगलिया यहाँ पे राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए मेहयाजी साथियों अपने मंडोर के शासक राणा रूपड़ा के समकालीन थे। ये अपने साथियों मेवाड़ के घुइल वंश की मंगलिया शाखा से संबंधित रखते थे। और इनका साथियों मेला है वो अपने बापिनी गांव फलोदी में लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। सारी की सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो नोट करते हुए चलेंगे या फिर आप सुनते हुए चलिए, क्योंकि साथियों एग्जाम का समय वो नज़दीक है। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा कवर कर सकेंगे आपके उतना ही फायदा रहेगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लोक देवता के पूजा स्थल पर पत्थर की मूर्ति की बजाय लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। आपको बताना साथियों, किस लोक देवता के पूजा स्थल पर पत्थर की मूर्ति के बजाय लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। वीर फत्ता जी, इलो जी, खेत्रपाल या फिर मामादेव। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताइए। तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, मामादेव। मामादेव लोक देवता के साथियों अपने पूजा स्थल पर पत्थर की मूर्ति के बजाय लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मामादेव को साथियों बरसांत का लोक देवता कहते हैं, यानी कि बरसांत के देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बरसांत के देवता किन्हें कहा जाता है साथियों, अपने मामादेव को बरसांत के देवता कहा जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सारंगी नहीं है, बांसुरी, तुरही या फिर मशक। जल्दी से बताएंगे कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अब देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कंप्लीट 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहें सभी साथी। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमेलित करना आपको साथियों गुजरी, पुंगी, घट्टा, डेरू। आपको तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र या फिर अवनद वाद्य यंत्र। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, मिलान करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी हल्का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया। आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। डेली अपनी क्लास होती है साथियों, तो रोजाना इन क्लासों से जुड़िएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है साथियों कब मनाया जाता है। क्या चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या फिर आश्विन शुक्ल अष्टमी को, या फिर कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। बताएंगे सभी साथी निम्न में से शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अपने शीतलाष्टमी का जो त्यौहार साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट होगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्छ बारस का जो त्यौहार साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो बच्छ बारस का त्यौहार है साथियों ये अपने भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमेलित करना साथियों ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। अपने मरु महोत्सव कहाँ लगाया जाता है, बैलून महोत्सव कहाँ पर है, और दशहरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक तरफ जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, बैलून महोत्सव और दशहरा महोत्सव। 47 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि अपने जो ऊंट महोत्सव है ये अपने बीकानेर में, और अपने मरु महोत्सव ये अपने जैसलमेर में, बैलून महोत्सव अपने बाड़मेर में, और दशहरा महोत्सव कोटा में। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है जो बेडच व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन से दुर्ग को साथियों अपने राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कौन से दुर्ग को, क्या गागरोन के दुर्ग को, जैसलमेर के दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, या फिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम आपको बताना है, क्या है? क्या शरद मंदिर है, या फिर विचित्र मंदिर है, रत्न मंदिर है, या फिर प्रकाश मंदिर है? जल्दी से बताइए, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विचित्र मंदिर। अब देखिए, इसका वास्तुकार पूछा जाता है। हवा महल का अगर आपसे वास्तुकार पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा साथियों, इसका वास्तुकार का नाम है लालचंद उस्ता। क्या नाम साथियों? लालचंद उस्ता। क्योंकि अपने जो भी महल है या फिर जो भी अपने प्रसिद्ध बिल्डिंग साथियों, उनके वास्तुकारों के नाम पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है वास्तुकार। लालचंद उस्ता साथियों अपने हवा महल का वास्तुकार है। हवा महल कहाँ पर साथियों? तो याद रखिएगा, हवा महल जयपुर में है। कहाँ पर साथियों? जयपुर में। 5 मंजिला ये अपने महल है, जिसमें प्रथम मंजिल का नाम है साथियों शरद मंदिर, और अपने द्वितीय मंजिल का नाम साथियों रत्न मंदिर, और अपने तृतीय मंजिल का नाम साथियों विचित्र मंदिर, और अपने चौथी मंजिल का नाम है अपने प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंजिल का नाम आता है साथियों हवा मंदिर। पांचवी मंजिल का नाम ध्यान में रखिएगा, हवा मंदिर है। ये यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और ये साथियों हवा महल का जो निर्माण है अपने प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसे जसवंत थड़ा को साथियों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अब आपको इसका निर्माण बताना साथियों किसके द्वारा करवाया जाता है? अजीत सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा, सरदार सिंह के द्वारा, या फिर अभय सिंह के द्वारा? जल्दी से बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, सरदार सिंह के द्वारा साथियों अपने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया जाता है। याद रखिएगा, जसवंत थड़ा जोधपुर केंद्र है। कहाँ पर साथियों? जोधपुर केंद्र है। और इसी के किनारे, इसी के समीप साथियों अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो भी अपने जोधपुर में है। आगे देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से उदयपुर के जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह फर्स्ट ने, या फिर महाराणा करण सिंह ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, या फिर महाराणा राज सिंह सेकंड ने? आपको बताना है उदयपुर के जगदीश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि महाराणा जगत सिंह ने साथियों जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर के। नोट कीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। जगदीश मंदिर की बात करें साथियों, तो इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 8वीं 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी कहाँ पर है? क्या दौसा के अंदर है, उदयपुर के अंदर, बूंदी के अंदर, या फिर कोटपुतली बहरोड के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा। आपको साथियों चांद बावड़ी बताना है कहाँ पर है। 52 नंबर आज का अपना क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये अपने आबा नेरी दौसा के अंदर अपने चांद बावड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बांस की पतली खपचियों को धागे से बांधकर तथा घोड़े की लीद मिली मिट्टी से बनाई जाने वाली कलात्मक आकृतियों को क्या कहा जाता है? कोठिया, गोदना, व्हील, या फिर बेवाण? जल्दी से बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए, यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि व्हील। यह साथियों पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में सर्वत्र दिखाई देती है। यह बांस की पतली खपचियों को धागों से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। इसे कलात्मक बनाने के लिए साथियों छोटे छोटे गवाक्स, जालियां, कंगूरे बनाकर इन पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े चिपकाए जाते हैं तथा इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस नृत्य का प्रारंभ एक व्यक्ति हाथ में छाता या फिर तलवार लेकर करता है? क्या लूर, या फिर वालर, या फिर अपने भगोरिया नृत्य, या फिर गौरी नृत्य? 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा वालर नृत्य। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चार बेंत लोकनाट्य का उद्गम स्थल माना जाता है? क्या भीलवाड़ा को,
या फिर टोंक या फिर शेखावाटी या फिर कोटा। बताएंगे सभी साथी। चार बेंत लोक नाट्य का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? भीलवाड़ा से, कोटा से, टोंक से या फिर शेखावाटी से? तो याद रखिएगा शेखावाटी से इसका उद्गम स्थल माना जाता है चार बेंत लोक नाट्य का। चलिए 55 के बाद में साथियों 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस क्षेत्र के लोकगीत ऊंचे स्वर तथा लुम्बी धुन वाले होते हैं? क्या मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र? राजस्थान के किस क्षेत्र के लोकगीत ऊंचे स्वर तथा लंबी धुन वाले होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए सभी साथी। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना एक नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे देखिए सुमेलित करना है। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मोठड़े की पगड़ी, लहरिया पगड़ी, मंदिल पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी साथी। मैं आपको बता दूं साथियों, राजस्थान के अंदर क्या है कि जो मौसम के अनुसार पगड़ियां पहनने का रिवाज चलता है। तो आप देखिए मोठड़े की पगड़ी की बात करें तो मोठड़े की पगड़ी साथियों विवाह उत्सव पर पहनी जाती है, याद रखिएगा। यानी कि जो दो नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए लहरिया पगड़ी, यानी कि दो नंबर ऑप्शन देखिए लहरिया पगड़ी, ये साथियों अपने श्रावण मास में, यानी कि एक नंबर ऑप्शन में जाएगा। फिर जो अपने मद्दील पगड़ी है साथियों, अपने मद्दील पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। और जो फूल पत्ती वाली पगड़ी है साथियों, ये अपने होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अपना जो दो नंबर ऑप्शन है राइट बैठ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दो नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार मृत्यु से संबंधित नहीं है? क्या बढ़ार या फिर पानीवाड़ा या फिर सांतारवाड़ा या फिर भद्र? जल्दी से बताएंगे कौन सा संस्कार मृत्यु से संबंधित नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो अपना एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? क्या जॉर्ज थॉमस ने या फिर एलपी टेसिटोरी ने या फिर रिचर्ड पिसल ने या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना जो चार नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट रहेगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा साथियों राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो चार नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की साथियों एक पुस्तक है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये अपने साथियों राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम इस बुक में साथियों राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और टेसिटोरी के अनुसार साथियों 12वीं शताब्दी के लगभग यह भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुमेलित कीजिए। मैं आपको बता दूं बार बार सुमेलित वाले क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये अपने नया ट्रेंड आ चुका है साथियों क्वेश्चन पूछने का। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को और तैयार होकर जाइएगा साथियों, ताकि आप एग्जाम में घबराए ना। तो देखिए यहाँ पे आपको वीरकाल, भक्तिकाल, श्रृंगार रीति एवं नीतिकाल और विविधता का काल आपको मिलान करके इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए 60 नंबर का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इन चार कूटों में से यानी कि ए बी सी डी में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो मैं आपको बता दूं अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो एक नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा 60 नंबर का। अब देखिए साथियों अपने मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण होता है। ये अपने साइंस के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब तैयार हो जाएंगे सभी साथी, फटाफट से क्वेश्चनों को हल करेंगे क्योंकि अपने राजस्थान जी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। 150 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेंगे साथियों, ज़्यादा समय लेने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि अपने एग्ज़ाम है वो साथियों नज़दीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ाओ, राइट आंसर बताने का प्रयास करूँगा। तो तैयार हो जाएंगे सभी साथी। अगर आप 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो ब्रेक भी ले सकते हैं, फिर दोबारा से लगें तो आपको साथियों 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तैयार हो जाएंगे सभी साथी, फिर अपने फास्ट रिवीजन करेंगे इस मॉडल पेपर का।
सभी साथियों को क्लास है वो शेयर करके आना है। जो भी भाई बंधु अपने पशु परिचय की तैयारी कर रहा है, अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़ा है, तो एक बार उसको क्लास शेयर कर देंगे और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। और एग्जाम से पहले आपको इस चैनल पर अपने 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट करने हैं। मात्र साथियों आपको 150 सब्सक्राइबर और करने हैं, तो बहुत छोटी संख्या साथियों, आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले भी आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से क्लास से जुड़ जाइए और 61 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अपने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब आपको टोटल साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी करवाए जाएंगे। अपने विज्ञान के क्वेश्चन है, सारे के सारे यहाँ से अब क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अपने राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना रहेगी। तो गंभीर रूप से क्लास में बने रहें सभी साथियों और अंत तक बने रहने का प्रयास करेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा साथियों, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं साथियों 61 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण होता है छोटे आंत में, बड़ी आंत में, मुख गुहा में या फिर अमाशय में। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बड़ी आंत में साथियों अपने जल व खनिज का अवशोषण होता है। आगे देखिए एकमात्र द्रव धातु आपको बताना साथियों यहाँ पे कौन सी रहेगी। तो मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताया था, आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि पारा यानी कि जो मरकरी है साथियों, ये अपने एकमात्र द्रव धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यह आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं कर पाता और इसका जो गलनांक होता है साथियों वो भी कम होता है, लगभग साथियों 37 से 38.8 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी12 का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर राइबोफ्लेविन या फिर फाइलोक्विनोन या फिर पिरिडोक्सिन। जल्दी से बताइए विटामिन बी12 का अन्य नाम। सॉरी यहाँ पे साथियों बी12 नहीं होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ये अपने साथियों क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिएगा एक बार इसको, क्योंकि रॉन्ग साथियों शायद तक। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिना भुजे चूने का रासायनिक सूत्र आपको बताना साथियों कौन सा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, CaO को साथियों बिना भुजा चूना कहते हैं। रक्त का पीएच मान आपको बताना साथियों सामान्यतः होता है, रक्त का पीएच मान साथियों आपको पता होना चाहिए, ये अपने साथियों 7.4 होता है रक्त का सामान्य पीएच मान। तो हाईलाइट कर देता हूँ, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शर्करा का एथेनॉल में रूपांतरण कहलाता है। जल्दी से बताइए शर्करा का एथेनॉल में रूपांतरण क्या कहलाता है, क्या किण्वन कहलाता है या फिर पाश्चुरीकरण या फिर अपचयन या फिर ऑक्सीकरण। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हवा के बुलबुलों का पानी में चमकने का कारण अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या फिर विक्षेपण है। जल्दी से बताइए 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट लगा लेना आपके एग्जाम में पक्का आएगा, क्या यकृत होगा या फिर अग्नाशय, पीयूष या फिर थायराइड। जल्दी से बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। तो याद रखिएगा साथियों अपने जो यकृत है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, 44, 42 या फिर 48। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन 46 होते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्र। आगे देखिए अमलगम आपसे पूछा गया है, क्या धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उप धातु है। तो याद रखिएगा साथियों अमलगम है वो अपने एक मिश्र धातु है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, क्या पुन्नेट है या फिर मेडल है या फिर जोहानसन है या फिर मार्गन। जल्दी से बताइए आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए एक से दूसरी पीढ़ी में जीन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को रूपांतरण कहते हैं या फिर क्लोनिंग या फिर उत्परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन कहा जाता है साथियों एक से दूसरी पीढ़ी में जीन के अचानक होने वाले परिवर्तन को। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कैंसर के उपचार में काम आने वाले समस्थानिक आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो याद रखिएगा 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, BCG का टिक्का दिया जाता है इन्फ्लुएंजा के उपचार में
उपचार में या फिर तपेदिक के उपचार में, चेचक के उपचार में या फिर पोलियो के उपचार में? जल्दी से बताइए। BCG का टीका दिया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, BCG का टीका है वो अपने तपेदिक के उपचार में दिया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूषित पेयजल से फैलने वाला रोग आपको बताना है, क्या एड्स है या फिर टिटनेस है या फिर एनीमिया है या फिर टाइफाइड है? दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है साथियों? तो याद रखिएगा टाइफाइड है, ये अपने दूषित जल से फैलने वाला रोग है। आगे देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3R सिद्धांत के लिए सही है। 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। 3R सिद्धांत के लिए सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपशिष्ट निपटान की विवादास्पद विधि कौन सी है? भस्मीकरण या फिर लैंडफिल या फिर कंपोस्टिंग या फिर रिसाइकलिंग? तो जल्दी से बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पेशीय कोशिका होगा या फिर तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा या फिर अंड कोशिका? जल्दी से बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को बताना है कौन सा यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। तो देखिए अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? मछली में, दूध में, घी में या फिर दही में? राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिक मात्रा साथियों मछली में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिनामाता रोग निम्न में से किस तत्व के एकत्रित होने के कारण होते हैं? आर्सेनिक, मरकरी, सोडियम या फिर फास्फोरस? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि मरकरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मादा पशु के जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है? वेजाइना, गर्भाशय, अंडाशय या फिर अंडवाहिनी? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मादा पशु के जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों 4 नंबर ऑप्शन, याद रखिए। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। मादा पशु में सर्वप्रथम स्रावित दूध कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, विकास के लिए पोषण या फिर निद्रा? 97 नंबर क्वेश्चन सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी संरचना अपने सहायक जनन ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जठर ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि या फिर मशरूम काय ग्रंथि? जल्दी से बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा? यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, नोट कीजिएगा। 99 नंबर देखिए। मादा युग्म क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, बी व सी दोनों या फिर डिब? जल्दी से बताएंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, बी व सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए साथियों 111 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है? क्या पास्चुरेला है, क्लोस्ट्रीडियम है या फिर बेसिलस है या फिर साल्मोनेला? जल्दी से बताइए पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेस्टाइस रोग है विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित या फिर उपापचय जनित? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए किस रोग में, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस रोग में मुर्गियों के मल के साथ रक्त आता है? रिंडरपेस्ट में या फिर एंथ्रेकस में या फिर रानीखेत में या फिर
कोक्सीडियोसिस में, जल्दी से बताइए किस रोग में मुर्गियों के मल के साथ रक्त आता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय की घुमंतू चरवाहे जातियां किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कौन सी घुमंतू चरवाहा जाति पाई जाती है? बंजारा, मलधारी, गद्दी या फिर धंगर? जल्दी से राइट आंसर बताइए। 115 नंबर क्वेश्चन का अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि मलधारी। आगे बात करें साथियों 116 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ निवास करती है? एशिया में या फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अफ्रीका में? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी है वो कहाँ पर निवास करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों अफ्रीका में। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहे आबादी अपने अफ्रीका में निवास करती है। वर्तमान समय में भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अलग अलग तरह की चरवाहे गतिविधियों पर आश्रित है। आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, युगांडा में कौन सी घुमंतू चरवाहे जाति पाई जाती है? कबाबिस, बेजा या फिर तस्वाना या फिर तुर्काना? 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर, एशियाई शेर, केवलादेव, साइबेरियन सारस या फिर काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा या फिर 4 नंबर ऑप्शन दाच्चीग्राम बाघ? आपको उस विकल्प का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा यानी कि दाच्चीग्राम। ये अपने साथ यहाँ पे हुंगुल या फिर कश्मीरी हिरण है। आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया जाता है? 12 अगस्त 2017 को या फिर 4 सितंबर 2006 को, 22 अक्टूबर 2010 को या फिर 1 अप्रैल 1973 को? जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 को साथियों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नवीनतम है? क्या धौलपुर क्रोली वन्य जीव अभयारण्य नवीनतम है या फिर रामगढ़ विषधारी, रानीपुर वन्य जीव या फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, धौलपुर क्रोली वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे अपना राइट रहेगा। 121 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 104, 106, 80 या फिर 573? तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर ऑप्शन यानी कि 106। भारत का साथियों प्रथम अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल, कौन सा साथियों? जिम कॉर्बेट। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। फिर बात करें साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या साथियों अपने 106 है, याद रखिए। आगे देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पशुपालन के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल नहीं है? भोजन देना, प्रजनन, निर्माण कार्य या फिर रोगों पर नियंत्रण? जल्दी से बताइए पशुपालन के अंतर्गत कौन सा कार्य यहाँ पे शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा निर्माण कार्य यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत किस प्रजाति के दूध में पाया जाता है? गाय के, भैंस के, ऊँटनी के या फिर बकरी के? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि भैंस। आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन में मुर्गी की कौन सी नस्ल एकदम सफ़ेद होती है? कड़कनाथ, बूसरा, असील या फिर लेग हॉर्न? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 124 का साथियों 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए।
यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो याद रखिएगा, अगर बात करें साथियों 125 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना जो 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है वो राज्य में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सॉरी, अपने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र किस राज्य में आपको बताना है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है? जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी 126 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, अगर बात करें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, तो ये साथियों अपने झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? आपको प्रजनन केंद्र बताना है गिर गाय का कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, या फिर बस्सी जयपुर के अंदर, सेवर भरतपुर, डग झालावाड़। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे 127 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगर बात करें साथ ही यहाँ पे बस्सी जयपुर की बात करें, तो यहाँ पे गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर? बस्सी जयपुर के अंदर। आगे देखिए 128 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग नवजात बछड़ों के लिए किया जाता है? बुल पेन, अपने काल्विंग पेन, काफ पेन या फिर केटल सेट? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन काफ पेन। आगे देखिए 129 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बंद आवास प्रणाली में काल्विंग बॉक्स का आकार क्या होता है? 50 से 60 वर्ग फीट, या फिर 100 से 150 फीट? 3 नंबर ऑप्शन 200 से 250 फीट, और 4 नंबर ऑप्शन 80 से 100 फीट। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे 129 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 100 से 150 फीट, ताकि गाय को आराम मिल सके। आगे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन पूछा गया डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को शुष्क रखने के लिए मिलाया जाता है केओच, या फिर सुपर फास्फेट, या फिर बी व सी दोनों, या फिर भुजा हुआ चूना? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि बी व सी दोनों, यानी कि सुपर फास्फेट और भुजा हुआ चूना। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए मुख्यमंत्री द्वारा MAA वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 8 अगस्त 2024 को, या फिर 5 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024, या फिर 22 जनवरी 2024? तो ध्यान में रखना है सभी साथियों को, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा 8 अगस्त 2024। आगे देखिए राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी अवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रातानाड़ जोधपुर के अंदर, सांगानेर जयपुर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर में, या फिर डबोक उदयपुर? जल्दी से बताएंगे। राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी अवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा, यानी कि किशनगढ़ अजमेर। जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे देखिए 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में राजस्थान की सलूम्बर विधानसभा सीट से किस विधायक का निधन हो गया? अमृतलाल मीणा, या फिर जुबेर खां, या फिर कमला बेनीवाल, या फिर सुंदरलाल काका? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। हाल ही में राजस्थान की सलूम्बर विधानसभा सीट से किस विधायक का निधन हुआ? तो याद रखिएगा अमृतलाल मीणा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साथियों राजस्थान की सलूम्बर विधानसभा सीट से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। इनका निधन होता साथियों 7 अगस्त 2024 को उदयपुर में। ये 3 बार साथियों सलूम्बर के विधायक रह चुके थे। आगे देखिए ये साथियों अपने करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सभी साथियों को देखने हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। निश्चित रहें, एक बार क्लास को शेयर करके आएंगे और क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप साथियों हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके सामने इसी प्रकार की क्लासें वो जारी रहें। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस संस्थान द्वारा तैयार सुपर फूड राजगीरा 0.2 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार से देश को समर्पित किया है? क्या कृषि विश्वविद्यालय कोटा, या फिर बी नंबर ऑप्शन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, 3 नंबर ऑप्शन श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, 4 नंबर ऑप्शन स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर? इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? तो याद रखना साथियों यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर।
आगे देखिए 135 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस स्थान पर तांबे के भंडार मिले हैं? मोहनपुरा, फरकिया, अजमेर, खेतड़ी, नीम का थाना, खो दरीबा अलवर, रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा। तो जल्दी से बताइए राजस्थान के किस स्थान पर तांबे के भंडार मिले हैं साथियों, जल्दी से बताएंगे। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रह जाएगा, अजमेर से। आगे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 15, 12, 8 या फिर 9। यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा, यानी कि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में साथियों राजस्थान के 9 एथलीटों ने भाग लिया था। और इन खेलों में साथियों पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा और अपने मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राक्ष खंडेलवाल थे। एथलेटिक्स में साथियों सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी, और रोइंग में साथियों अनीता चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में साथियों कृष्णा नागर ने हिस्सा लिया। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCA की अध्यक्ष की अगर बात करें साथियों, तो ये अपने साथियों देवेंद्र झाझड़िया है, याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया। आगे देखिए 137 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह का निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से थे? ये अपने भरतपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या फिर बीकानेर से। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरतपुर। आगे देखिए 138 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन है वो राज्य के किस एयरबेस पर किया गया? जैसलमेर एयरबेस पर, या फिर बाड़मेर एयरबेस पर, या फिर बीकानेर एयरबेस पर, या फिर जोधपुर एयरबेस पे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जोधपुर एयरबेस। आगे देखिए 139 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस संस्थान के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में भाग लिया? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान मिला? आयुष्मान भारत योजना, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। हाल ही में किस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान मिला? तो याद रखिएगा अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अटल भूजल योजना में। आगे देखिए मात्र साथियों 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो क्लास को शेयर करके आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको पूरा करना है साथियों, ताकि आपके सामने इसी प्रकार डेली अपनी क्लासें जारी रहे। आगे देखिए 141 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस है वो कहाँ विकसित होगा? चंडीगढ़ में, शिमला में, उज्जैन में, या फिर शिलांग में। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 141 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, उज्जैन। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? कुट्रीम, अपने स्प्रिंटो, एम्बर, या फिर गो क्विक। तो देखिए यहाँ पे अपने 142 का साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कुट्रीम। आगे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ईरान के इमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने, या फिर रोस्कोसोम ने, या फिर ब्लू ओरिजन ने, या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। तो देखिए यहाँ पे अपने 143 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि रोस्कोसमोस ने। आगे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? वीरा मंगाई, या फिर हिम तेंदुआ, मेमोरीज ऑफ जियांग, या फिर फेई फे। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा, हिम तेंदुआ। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त ये किया गया? यानी कि जो SSB होती है साथियों, पैरामिलिट्री फोर्स, उसका आपको साथियों महानिदेशक बताना है किसे नियुक्त किया जाता है? अपने रसीम शुक्ला को, या फिर अमर्त मोहन प्रसाद को, या फिर AN प्रमोद को, या फिर दलजीत सिंह चौधरी को। 145 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, अमर्त मोहन प्रसाद को साथियों अपने सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन, डबलिन, बेंगलुरु, या फिर टोरंटो।
तो यहाँ पे अगर बात करें 146 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा लंदन। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानहनमैन का संबंध है वो किस देश से? ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस या फिर जापान। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि इजराइल से। आगे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा, जयनाथ पति, पुरुषोत्तम, अपने परपोषोत्तम, अपने रूपाला या फिर गोटबाई राजपक्षे। तो देखिए यहाँ पे अपने राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन सैम पित्रोदा। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? बेलारूस को, अफगानिस्तान, यूएई या फिर मंगोलिया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बेलारूस। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? प्रीति रज्जक या फिर शैलजा धामी या फिर प्रेरणा देवस्थली या फिर दीपिका मिश्रा। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला आपको बतानी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रीति रज्जक। ट्रैप निशानेबाज प्रीति रज्जक ने 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक के प्रदर्शन के बाद में साथियों आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई। रज्जक ट्रैप शूटिंग में साथियों अपने प्रदर्शन के आधार पर दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई और वह महू स्थित आर्मी मार्क्समैन यूनिट के सूबेदार हवलदार के पद पर शामिल होने वाली शूटिंग अनुशासन से पहली महिला खिलाड़ी भी थी। और रज्जक के अतिरिक्त एएमयू में साथियों प्रशिक्षण लेने वाले में ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब राजस्थान भाजपा विधायक हैं और सूबेदार मेजर विजय कुमार शामिल है। एक अलग घटनाक्रम में साथियों सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट जीतू राय को भी सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन के प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे अपने 150 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे आपको साथियों 150 क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर नंबर 2 में कंप्लीट करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास वो शानदार लगी होगी। एक बार क्लास को साथियों लाइक करना मत भूलिएगा, जाते जाते क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों एग्जाम से पहले 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।